चीज़ समझा पाऊँ थोड़ी-थोड़ी, ताकि जिन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है मशीन लर्निंग के बारे में, वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। एंड अगर सेशन किसी को लगे कि ज़्यादा स्लो चल रहा है या ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो फील फ्री टू इंटरप्ट मी एंड अपना हैंड रेज़ करने की ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो गूगल मीट के अंदर। एंड अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मशीन लर्निंग ऑपरेशंस के ऊपर शुरू करते हैं विद अ बेसिक Q&A, जो कि हम लोग आपस में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सबसे है कि डेवऑप्स के बारे में किसी को कोई आइडिया होगी वो क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करना चाहे इन 1 मिनट? बेसिकली जो भी सर्वर एंड जो प्रोडक्शन बेस्ड डिप्लॉयमेंट होती है उसको मैनेज करना, वो सारा डेवऑप्स में आ जाता है। और माइक्रो सर्विसेज वगैरह को मैनेज करना और इंश्योर करना कि सब कुछ चल रहा है प्रॉपर्ली। यस, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, विजिबल। या ओके, तो सबसे पहले हम डेवऑप्स को समझने की कोशिश करते हैं कि डेवऑप्स क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि हमने मान लो एक एप्लीकेशन बनाई, वेरी सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई। अब इस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे। लेट्स से इसके अंदर हमारे पास एक होगा वेबसाइट कोड, उसके अलावा हमने पास एक डेटाबेस होगा, एंड वेबसाइट कोड के अंदर भी फ्रंट एंड होगा एंड बैक एंड होगा। नाउ अभी इन सबको हमें एक सर्वर के ऊपर होस्ट करना है, एंड उस सर्वर के ऊपर हमें ट्रैफिक भी आएगी मल्टीपल, जो कि सिस्टम डिजाइन का पार्ट होगा मे बी इन फ्यूचर। पर लेट्स से एक सर्वर है, हम एक सर्वर की बात करते हैं जिसके अंदर हमने कोड डाल दिया, हमने डेटाबेस डाल दिया, और हमने इसके अंदर पूरी की पूरी नेटवर्किंग कर दी, जो कि अलाउ करेगी डीएनएस की सारी एक्सटर्नल ट्रैफिक। लेट्स से यहाँ पे कोई पर्सन एक आना चाहता है जो कि इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा। अब डेवऑप्स का क्या काम है इसमें कि मान लो हमें अभी कोड को चेंज करना है, एक ही बार में हमने कोड को डिप्लॉय कर दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बट हम हर बार जाके मैन्युअली कोड को चेंज भी नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट होगा सबके लिए। तो इसके लिए क्या एक चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं CI/CD पाइपलाइंस, which is continuous integration and continuous deployment. So anybody wants to tell what is the difference between continuous integration and deployment? Okay. So continuous integration and deployment का मतलब ये होगा कि मान लो आपको एक कोड बेस के अंदर अब कुछ चेंज करना है, उसमें कुछ इंटीग्रेट करना है, लेट्स से गिटहब रेपो के अंदर, तो हम डायरेक्टली कमिट्स करके उसमें हम कोड को इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अभी उसी कोड को हम डिप्लॉय करके प्रोडक्शनाइज करना चाहते हैं, यानी कि सेम जो इंटीग्रेशन हुई हमारे न्यू कोड की, उसको हम डिप्लॉय करके प्रोडक्शनाइज करेंगे, मतलब कि उसको सर्विस पे डाल देंगे और वो सभी लोगों के लिए एक्सपोज हो जाएगा नया कोड। उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ CI/CD। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल चीजें मेजर करनी होती हैं, जैसे कि सिस्टम परफॉर्मेंस, लेटेंसी, थ्रेशोल्ड। कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे इन 3 टर्म्स को, जिसको भी थोड़ा बहुत भी आइडिया हो इसके बारे में? ओके, सिस्टम परफॉर्मेंस मतलब सर्वर की परफॉर्मेंस या फिर वेबसाइट की परफॉर्मेंस? नहीं, वेबसाइट के लिए। लेटेंसी बेसिकली जो सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में टाइम है उसको कम करना, ताकि सर्वर मतलब कंसिस्टेंट नेटवर्क रहे, आई गेस। या सो लेटेंसी का क्या मतलब होता है कि लेट्स से मैंने एक रिक्वेस्ट मारी वेबसाइट के ऊपर, अभी मेरा मान लो मैंने वेबसाइट पे रिक्वेस्ट मारी टाइम T के ऊपर। जब मैंने रिक्वेस्ट मारी, अभी वो सर्वर पे गई, उसमें कुछ प्रोसेसिंग ली, लेट्स से
डेल्टा ऑफ टी टाइम, और उसके बाद उसने मुझे रिक्वेस्ट रिटर्न कर दी T2 के ऊपर। द डिफरेंस बिटवीन T2 माइनस T इक्वल्स टू लेटेंसी, कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम ने रिक्वेस्ट होने के बाद और रिस्पॉन्स देने में कितना टाइम लिया, उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। अभी इसका मतलब क्या है कि आपने मान लो अभी रिक्वेस्ट मारी और 2 मिनट बाद आपका रिस्पॉन्स आया, तो आपकी लेटेंसी 2 मिनट होगी, जो कि बहुत ज्यादा होगी। अभी इस चीज को हमें हैंडल करना है। ये काम होता है डेवऑप्स का, कि सर्वर्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें एंड सब कुछ किया जाए उसके अंदर। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि आप मल्टीपल कितनी रिक्वेस्ट को एक साथ मार सकते हो। लाइक या लेट्स से कि एक सर्वर है, उसमें आपने 1000 रिक्वेस्ट एक साथ मार दी, लेकिन वो सिर्फ 100 ही हैंडल कर सकता था, तो वो भी आपको हैंडल करना पड़ेगा डेवऑप्स के अंदर। एंड ऑल्सो सिस्टम परफॉर्मेंस, कि आपका सीपीयू कितना कंज्यूम हो रहा है, आपकी रैम कितनी कंज्यूम हो रही है। लेट्स से आपके ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, तो आपको रैम और सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, मे बी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग के वाया। अब इसमें हम क्या मेजर करते हैं कि हमने कोड को हैंडल किया, हमने सिस्टम को हैंडल किया, हमने डेटाबेस को हैंडल किया, एंड हमारा डेवऑप्स का काम कंप्लीट हो गया। सो लेट्स से दिस इज द डेवऑप्स सर्वर। अब इसके अंदर एक वेरी पर्टिकुलर पार्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं MLOps। अभी MLOps के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, कोई गेस लगाना चाहे अगर, अप टू यू गाइस, कोई भी गेस कि क्या अलग हो सकता है मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर और नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर, जो कि हमें मशीन लर्निंग मॉडल ऑपरेशंस की एक डिफरेंट फील्ड बनानी पड़ती है। जो नॉर्मल वेबसाइट होती है उसमें डेटा का इतना रोल नहीं होता, लाइक नॉलेज बेस फिक्स्ड होता है, जबकि मशीन लर्निंग में डेटा कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, मॉडल्स को डिफाइन करना पड़ता है ओवर टाइम। या एग्जैक्टली। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर क्या है कि हमें डायरेक्टली एक डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक नहीं लिखा हुआ। डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक का क्या मतलब है कि लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है, जो कि हम डीएसए के अंदर भी करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। अब उसके अंदर कुछ भी इनपुट डाली तो वो फिक्स्ड आउटपुट ही देगा हमें हमेशा। लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल्स ऐसा नहीं करते हैं, उनकी आउटपुट हमेशा अलग होती है, एंड वी डोंट वांट कि वो ड्रिफ्ट कर जाए, यानी कि वो डिके हो जाए। लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल, जैसे कि हम सबने शायद कभी ना कभी एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, नोटबुक के अंदर हमने मॉडल बनाया, जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने डेटा सेट लेके आए, जितना भी सारे के सारे फीचर्स बनाने थे हमने, मशीन लर्निंग मॉडल हमने सोचा, फीचर बनाए, उसके बाद हमने एक्यूरेसी देखी। ये हमने एक नोटबुक के अंदर किया, जो कि IPYNB नोटबुक होती है। जुपिटर नोटबुक या मे बी गूगल कोलैब के अंदर सबने नोटबुक्स को यूज किया होगा। अब इस नोटबुक के अंदर हमारे पास कोड होता है, लॉजिक होता है, सारा कुछ होता है। हमने मॉडल की एक्यूरेसी भी निकाल दी, सारा कुछ निकाल लिया, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्शन ग्रेड मॉडल है। अभी उसका रीजन ये है कि हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हम मैनुअली ट्रिगर कर रहे हैं हर एक चीज। हमने खुद पहला सेल लिया, सब कुछ इंपोर्ट किया, बाद में हमने सब कुछ उसके अंदर डिप्लॉय करने की कोशिश की। हमने दूसरा स्टेप किया कि हमने वेरिएबल्स बनाए, सारे मॉडल को डिफाइन किया, उसके बाद डेटा सेट इंपोर्ट किया, डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया, देन हमने प्रेडिक्शन की, देन हमने मैट्रिक्स बनाई। अभी बहुत ही एक लंबा प्रोसेस बन जाएगा, जो कि एक नोटबुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बहुत सही है, लेकिन उसको हमें प्रोडक्शन ग्रेड लेके जाना है। तो अभी नोटबुक के बाद हमारा पहला स्टेप क्या आएगा, वो होगा आर्टिफैक्ट्स को फ्रीज करना, या उससे भी पहला स्टेप हमें एक्सपेरिमेंट को फ्रीज करना है। तो सबसे पहला स्टेप है फ्रीज द एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीज द एक्सपेरिमेंट इज कि हमने जो भी फीचर्स बनाए हैं, अभी उन फीचर्स को हमने सेव कराना है। लेट्स से मैंने आज 10 फीचर बनाए, अभी मैं कल भूल जाऊं, मेरी नोटबुक खो जाए, मुझे पता ही ना चले कि मैंने कल कौन से 10 फीचर बनाए थे, तो उस एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फीचर्स
को फ्रीज करना है, यानी कि उनको सेव करा देना कहीं पे। दूसरी चीज होगी अपने पास, हमने हाइपर पैरामीटर्स को फ्रीज करना है, एंड हमें डेटा सेट को फ्रीज करना है। डेटा सेट यहाँ उसकी स्कीमा को। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है टू फ्रीज द डेटा सेट स्कीमा या हाइपर पैरामीटर्स या फीचर्स? बिकॉज लेट्स से मैंने एक मॉडल बनाया, अब वो मॉडल एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही इनपुट लेगा। लेट्स से वो 4 कॉलम्स ले रहा है एक रो के इनपुट, वो 4 कॉलम्स ही लोगा, और वो एग्जैक्टली वही 4 कॉलम्स के वही सेम फीचर्स होने चाहिए। लेट्स से मुझे हाउस प्रेडिक्शन करनी है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, तो मैं स्क्वायर फुट में उसका एरिया लूंगा, मैं उसकी लोकेशन लूंगा, मैं उसकी कितनी स्टोरीज की बिल्डिंग है वो लूंगा, और वो कितना पुराना है वो लूंगा। तो हमें वो फीचर्स को सेव कराना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं फीचर्स। तो इसको अगर हमें सेव करा के रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि हम कैसे इस एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, और इस सारी के सारी डेटा को हम कैसे फ्यूचर में यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कुछ समझ ना आया हो या कुछ भी ना समझ आया हो तो पूछ सकते हो। Okay, I will take No, the sir. silence as no. Sorry, क्या? You can continue. ओके, तो सबसे पहले हमने फ्रीज तो कर दिया सारी की सारी चीजों को। फ्रीज का मतलब हमने सेव करा दिया सारी की सारी चीजें, जिनके अंदर हमारे पास मॉडल आ गया, मॉडल कैसे बनेगा वो आ गया, हमने कौन सा डेटा सेट और कौन सा उसका कैसी फॉर्मेट में हमने डेटा लिया था वो सब आ गया। अब दूसरी चीज बनती है हमारे पास ट्रेनिंग पाइपलाइन। अब मान लो मैंने एक मॉडल का सारा कुछ सेव तो करवा दिया, बट अब मुझे अब इस मॉडल को ट्रेन करना है। मैंने फीचर तो इट्स लाइक कि मैंने आइडिया ले लिया, ब्लूप्रिंट ले लिया सब चीजों का कि कैसे कैसे बनेगा, बट अब मैं हर बार उसको इम्प्लीमेंट करने बैठूंगा तो वो भी एक बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क है, वो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का पार्ट ही नहीं बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे ट्रेन करने की, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाएंगे। अब ट्रेनिंग पाइपलाइन का क्या मतलब है कि हम लोग सब कुछ इंपोर्ट करेंगे, हम सब पूरे का पूरा पाइथन का लॉजिक लिखेंगे जो हमने नोटबुक में लिखा था, बट इन अ वेरी कंसाइज वे और पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर, ताकि हम एक बार रन का बटन दबाएं और पूरे का पूरा मॉडल ट्रेन होके अपने पास आ जाए, जिसके अंदर अपना डेटा भी इंपोर्ट हो रहा हो, सारा कुछ ट्रेन हो रहा हो। जिसमें हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, फेच डेटा का। हमने सबसे पहले डेटा निकाला, उसके बाद हमने स्कीमा वैलिडेट किया। अब जो हमने ऊपर वाले स्टेप के अंदर डिसाइड किया था कि उसका स्कीमा क्या होगा जो कि हम सेव करवा रहे थे, अब ये यहीं पे काम आएगा कि लेट से अपना डेटा सेट थोड़ा सा चेंज हो गया, तो हम पहले वैलिडेट कर लेंगे उस पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर कि हमारे स्कीमा स्कीम है या नहीं है, फीचर्स हमने सेम लिए हैं या नहीं लिए, ताकि हमारा कोड लॉजिक ब्रेक ना हो। उसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन किया। देन व्हाट वी डिड, हमने मैट्रिक्स फाइंड की या परफॉर्मेंस देखी मॉडल की, एंड एट द एंड हमने आर्टिफैक्ट्स सेव किए। अब इसका क्या मतलब है कि हमने एक कंप्लीट पाइथन फाइल बनाई जिसको मैं रन करूंगा, तो वो पहले डेटा उठाएगा, उसके बाद वो स्कीमास का देखेगा, देन वो उस मॉडल को ट्रेन करेगा, देन उसकी परफॉर्मेंस देखेगा, एंड नाउ द कम्स आर्टिफैक्ट्स सेविंग। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं शायद उनको आइडिया हो, कोई इसके बारे में बोलना चाहे। क्वेश्चन था इसमें कि जो ऊपर उन्होंने कहा फेच डेटा, तो फेच डेटा हाँ। के लिए जितना भी डेटा वो क्लाउड सोर्स देंगे इसको जिस टाइम पे डिप्लॉय हो रहा होगा,
कि हम उसी सर्वर पे डालेंगे जहाँ पे ये सारी प्रोसेस चल रही है? ओके अभी हम इसको डिप्लॉय करने के बारे में, ये स्टेप डिप्लॉय का नहीं है एक्चुअली। ये ऐसे है कि हमने, मान लो मैं पर्सनली मॉडल को डेवलप कर रहा हूँ, तो मैंने अभी नोटबुक से दूसरा स्टेप उठाया जिसके अंदर डेटा मेरे कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा हुआ है, बट मेरी एक पूरी की पूरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख दी मैंने जो वहां से ऑटोमेटिकली डेटा को उठाती है। अभी हम डेटा कहाँ से फेच कर रहे हैं वो डिफाइंड नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं हम। मे बी मैं कैगल से कर रहा हूँ या मैंने कहीं पे गूगल ड्राइव में सेव कराया उस कोड को, उस डेटा को, तो वहां से आ सकता है। इसकी अभी कहाँ पे डेटा सेव होगा वो डिफाइंड नहीं है। वो डेटा पाइपलाइन एक पूरी की पूरी बनती है, वो एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा पूरे का पूरा डिप्लॉयमेंट के अंदर। बट फॉर नाउ वी कैन अज्यूम कि मेरे लोकल में ही डेटा पड़ा हुआ है और मैं लोकल में सारी रनिंग कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, कोई आर्टिफैक्ट्स के ऊपर बोलना चाहे या कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। आर्टिफैक्ट्स तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब इट्स सब्जेक्टिव टर्म, यू कैन से। फाइल भी हो हाँ सकती मतलब, है, फोल्डर, हाँ डायरेक्टरी, एनीथिंग। हाँ, नहीं मैं वो कॉन्सेप्ट की बात करूँगी, आर्टिफैक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं थोड़ा लाइक आई एम नॉट श्योर कि करेक्ट होगा। और ये आर्टिफैक्ट आई थिंक जो होता है कि मॉडल पे अगर कोई इनपुट जाए वो बार बार मॉडल ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, वो एक बार ही ट्रेन होगा, ऐसा कुछ क्या? ओके, नहीं आई थिंक आप किसी टर्म को मिक्स कर रहे हो। आर्टिफैक्ट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि लेट्स से मैंने एक कोड बनाया पूरे का पूरा। अभी उस कोड को जब हम कंपनी में काम करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ मॉर्गन स्टैनली की। क्या होता है कि मान लो हमने कोड रिपोजिटरी के अंदर ऐड किया, अभी हम उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली रिपोजिटरी से डिप्लॉय नहीं कर देते हैं उसको, वो पहले जाता है जेफ्रॉग के ऊपर। अब जेफ्रॉग क्या, एक आर्टिफैक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम है। सो जेफ्रॉग को एक सर्वर की तरह ट्रीट करो, जो आपके डिप्लॉयमेंट करने के जो कोड्स होते हैं ना, उनको वो वहां पे सेव कराता है। लेट्स से मेरा कोड था ये सी, ये मेरा कोड है पूरे पूरे रेपो के अंदर। अभी मैं इसको डायरेक्टली सर्वर के ऊपर नहीं डाल दूंगा, ये सर्वर है मेरा, इसको पहले हम डालेंगे एक अलग सर्वर के ऊपर जो होता है नॉर्मली कंपनीज यूज करती हैं, वो होती है जेफ्रॉग। अब ये होता है आर्टिफैक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि एक फोल्डर बनेगा या कोई भी एक फॉर्मेट हो सकता है जिसके अंदर आपका कोड सेव हो जाएगा। अभी इसका क्या फायदा है कि लेट्स से कल को आपकी रिपोजिटरी डिलीट हो जाती है, तो आपके पास एक कोड कहीं ना कहीं पड़ा होना चाहिए, आपको पता होगी कौन सा डिप्लॉयमेंट हुई थी और किस डेट पे हुई थी। तो यहाँ पे आपके मेटा डेटा के साथ कि कोड का कौन सा वर्जन है, कोड का किस दिन आपने इसको डिप्लॉय किया, डेट उसकी, और सारा कुछ वो कोड एक जगह पे सेव हो जाएगा। देन जब हमने डिप्लॉयमेंट करनी है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का पार्ट, तो अब यहाँ से आपकी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन कोड को उठाएंगी और सर्वर के ऊपर डालेंगी। अब नो मैटर आपके रेपो के अंदर कितना चेंज हो गया, आपका अगर जेफ्रॉग पर आपने जो रिलीज नंबर के साथ एक पर्टिकुलर आईडी के साथ आपने कोड को सेव करवा दिया है, अभी वही डिप्लॉय होगा उसके अंदर। आप उसकी बस आईडी डालोगे कि जेफ्रॉग के ऊपर से वो पर्टिकुलर कोड को उठाओ और सर्वर पे डिप्लॉय कर। इसको हम यूज करते हैं कोड को वर्जन करने के लिए कि ये कौन से वर्जन का कोड था। लेट्स से V1 V2 V3, या ऑफ कोर्स वो नंबर्स में होता है, बट आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि वो वर्जन 1 ऑफ कोड है, वर्जन 2 ऑफ कोड है, और उसके हिसाब से वो कोड वहां पे सेव होता रहता है। मल्टीपल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को यूज करती हैं, और ये ही एक आइडियल अप्रोच हो सकती है ताकि आप कोड को संभाल के रख सको एंड आपका कोड खो ना जाए कहीं पे। एंड मोस्टली हमारी कंपनी में क्या होता है कि जो पाइथन के पैकेजेस होते हैं, लेट्स से मुझे पिप इंस्टॉल numpy करना है, तो उन्होंने numpy का भी व्हील फाइल्स इसी के अंदर ही सेव करा के रखी हुई है ताकि हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से numpy को इंस्टॉल ना करना पड़े, कि सबको एक ही numpy की व्हील फाइल मिले। तो बेसिकली डॉकर जैसे करता है कि हमारे कोड को एक बार संभाल के रख देता है, ये भी अपनी पूरे के पूरे बेस कोड को एक जगह पे संभाल के रख सकता है अलॉन्ग विद व्हील फाइल्स, सारी एग्जीक्यूशन फाइल्स जितना भी चाहिए होता है हमें एक जगह पे सेव करता है, हम वहां से कोड को डाउनलोड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्टरी मैनेजमेंट। अभी हमें यही बनानी है कोड्स के लिए। अब नॉर्मल वेबसाइट के क्या अंदर होगा, कोड
सेव हो जाएगा और डेटाबेस का स्कीमा स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो हमें मल्टीपल चीजों को सेव करवाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम बोलते हैं मॉडल वेट्स। सबसे पहला, अब कोई मॉडल वेट्स एक्सप्लेन करना चाहे, या मॉडल क्या होता है बेसिकली, जिनको नहीं आइडिया मशीन लर्निंग के बारे में, कोई भी कुछ भी। Model weight means number of parameters in the model, I think. या लाइक काइंड ऑफ वही। तो क्या सबको पता है कि मशीन लर्निंग मॉडल कैसे काम करता है? like image generation model, text generation model, this type का। हाँ, कोई भी मशीन लर्निंग, बेसिक रिकर्जन ले लो। वो जैसे Recursion is a- इमेज जनरेशन मॉडल होता है ना, जो है। इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन मॉडल होता है, जो हाँ, वो हाँ। चैट जीपीटी वगैरह यूज होते हैं, और काफी सारे तो ना वीडियो जनरेशन मॉडल होते हैं, हम्म, कह सकते हैं वो। कई तरह के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि कुछ आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसको आप डेटा सेट देते हो इमेजेस जैसे कैट्स वगैरह का, तो उसमें सिमिलैरिटीज देखता है, उसको एनालाइज करता है। इसमें कुछ कर्नल वगैरह का सिस्टम होता है एंड उसके बाद वो जब भी आप उसको नया डेटा देते हो कि देखने के लिए कि ये कैट है कि नहीं है जिस पर भी आपने ट्रेन किया है, तो वो सेम सिमिलैरिटी एंड पैटर्न्स उसमें से ढूंढता है। ऐसे Okay, कई प्रकार के perfect. मॉडल्स होते हैं, जैसे अब कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि मैथमेटिकली चीजों को ज्यादा एनालाइज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन टाइप। आई वोंट से कि लाइक मॉडल वेट्स की ये डेफिनेशन होगी फॉर माय अकॉर्डिंग कि जितना भी लाइक जैसे आप किसी मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसके पैरामीटर्स होते हैं, एंड टू गेट योर डिजायर्ड आउटपुट यू नीड सम नंबर्स, ठीक है। सो दैट वेयर द मॉडल वेट्स कम, कि आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हो सो दैट आपके लिए फेवरेबल आउटकम आपका मॉडल जो है प्रोवाइड करेगा। It's basically affects the parameters of the model which you are training. That is called the model weights. Yeah, exactly. That's the great definition. Anupama was saying something. Would you like to? मुझे लगता है वो वेट्स का, अब तो सब बोलने के बाद मैं थोड़ा पर मुझे लग रहा है कोई ऐसा जो हम वेट्स इन द सेंस कि हम डिसाइड करते हैं इसको कोई पैरामीटर को कितना वेट लाइक कितना प्रायोरिटी दूं, हम उस हिसाब से आई थिंक हो सकता है, पर आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई एम या गेसिंग। सो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है आंसर में, तो मैं एक फाइनल आंसर देता हूँ इसके अंदर कि लेट्स से अज्यूम करते हैं वेरी बेसिक मशीन लर्निंग का मॉडल, कि मान लो मुझे प्रेडिक्शन करनी है या क्लासिफिकेशन करनी है कुछ भी। लेट्स से एक डेटा सेट है जिसके अंदर अब हमने हाउस प्रेडिक्शन करनी है, जिसके अंदर हम स्क्वायर फीट ले रहे हैं उसका एरिया और उसकी फ्लोर्स, ये हमने दो चीजें ले ली। अब इसके अंदर हमने प्रेडिक्शन करनी है कि उसका कितनी उसकी वैल्यू आएगी, उसका प्राइस क्या होगा। ये हमने दो फीचर्स ले लिए एंड उसके बाद हमारे पास एक उसका आंसर आएगा प्राइस। उसका पर्टिकुलर प्राइस हमें गिवन होगा एक डेटा सेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या होता है? बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स का एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में एक बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बट अल्टीमेटली इट इज एन एल्गोरिदम। हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं जो कि क्या करेगा, एक ग्राफ को हम इमेजिन करते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल अपने पास डेटा पॉइंट्स हैं, जहां पे हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो यहाँ पे एरिया ले लिया और यहाँ पे प्राइस ले लिया। एरिया प्राइस के ऊपर एक ग्राफ का प्लॉट बना हुआ है। अब मैं बोलूं कि विथ, यहाँ पे मुझे ऐसा सा एक लाइन दिख रही है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है मेरा प्राइस कम हो रहा है, जस्ट इमेजिनेशन। तो हमें एक ऐसी प्रिडिक्शन लाइन फाइंड करनी है कि मॉडल एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बन जाए, या मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दे कि मैं उसके अंदर एरिया डालूं तो वो प्राइस रिटर्न करे। अब इसको मैं नॉर्मल एल्गोरिदम से नहीं लिख सकूंगा, क्योंकि मल्टीपल डेटा सेट्स के ऊपर अगर मैंने मॉडल ट्रेन करना है तो वो सेम आंसर रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक हमारे पास एक ऑपरेशन होता है y इक्वल्स टू mc mx प्लस c, ये होती है लाइन की इक्वेशन।
मान लो हमें ये लाइन ग्राफ के अंदर बनानी है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें m की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, जहां पे x ये होता है और y ये होता है। अब x क्या है आपकी फीचर्स और y क्या है जो आपका फाइनल आंसर होगा। अभी हमें अगर ये इक्वेशन बना के y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर एवरी x, हमें दो चीजें फाइंड करनी होगी, m और c की वैल्यू, जिसके अंदर m होती है स्लोप और c होता है कांस्टेंट। नाउ कांस्टेंट को हम 0 मान लेते हैं, उसकी कोई भी वैल्यू बाद में निकल जाएगी, बट हमें स्लोप फाइंड करनी है कि इस लाइन की स्लोप क्या है। अभी इस लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करने में, इस m की वैल्यू को कैलकुलेट करने में जो हम प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल। जब हमने मॉडल को डिफाइन किया तो हमारे पास m और c की कोई वैल्यू नहीं है, रैंडम वैल्यूज है। फिर हमने डेटा वैल्यूज पास की उसके अंदर बार बार, और जब वो बार बार वैल्यूज को पास करते हैं हम, तब हमारे पास m और c की वैल्यू निकलती है विद आवर एल्गोरिथम। तो हमारा एल्गोरिथम मॉडल नहीं होता, हमारा एल्गोरिथम क्या करता है, मॉडल के वेट्स को ढूंढने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और उसके बाद जो आउटपुट, जो फॉर्मूला निकल के आता है, जो वेट्स निकल के आते हैं, जो फाइनल फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल। और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये है पैरामीटर, m इज अ पैरामीटर, c इज अ पैरामीटर। तो इन पैरामीटर्स की हमें वैल्यू को सेव करवाना है। अगर हमें मॉडल की डेफिनेशन पता है कि y = mc² है और हम m की वैल्यू और c की वैल्यू को सेव करवाते हैं दोनों को, तो उसके बाद हम मॉडल को दोबारा बना सकते हैं कभी भी, हमें दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि एक तो मॉडल डेफिनेशन सेव की हमने, उसके बाद हमने पैरामीटर सेव किए। अगर हमने ये दो चीजें सेव कर दी, और भी बहुत चीजें सेव होंगी बाद में इन लाइक प्रोडक्शन ग्रेड, बट बेसिकली हम ये दो चीजें सेव कर सकते हैं। अभी मॉडल डेफिनेशन आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको पता चल गई, तो अब तो आप मॉडल बना सकते हो। तो ये दो वैल्यूज को हम सेव करवाएंगे, इनको बोलते हैं हम पैरामीटर्स, जो कि हम सेव करवाएंगे इसके अंदर मॉडल वेट्स के हिसाब से। ये थे मॉडल वेट्स जिसको हम बोलते थे पैरामीटर्स, m और c की वैल्यू, दीस आर द मॉडल वेट्स। और जो हम लामा या ChatGPT देखते हैं कि 75 बिलियन पैरामीटर्स हैं, तो वो वही है कि 75 बिलियन ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज उस मॉडल से फाइंड करी हुई हैं, जो कि आप बाद में डाउनलोड करते हो, और इन सबके बाद जो कैलकुलेशन होके निकलती है वो आपकी होती है फाइनल आउटपुट। तो ये सारी के सारी ऐसी ही इक्वेशंस जिसके अंदर 75 बिलियन ऐसे पैरामीटर्स होंगे, एक फॉर्मूला बनेगा, पूरे न्यूरल नेटवर्क का होता है ऑफ कोर्स वो। तो उसके बाद अपने पास मॉडल वेट्स आ जाएंगे और आपके पास फाइनल आउटपुट आएगी एक मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट? जनरली कहा जाता है कि मॉडल्स कैसे काम करते हैं वो इतना नहीं श्योर होता। जैसे ब्लैक बॉक्स एक टर्म है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्म, बट द एग्जैक्ट वर्किंग आई हैव हर्ड दैट इट इज सेड इट्स नॉट नोन। बट जैसे आप बता रहे हो तो इससे तो लग रहा है कि इट इज टू अ पॉइंट डिटर्मिनिस्टिक। ओके, इसमें एक कंफ्यूजन है जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइक, एक तो हो गया हमारा ये मॉडल, ये था मशीन लर्निंग मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके अंदर मुझे पता है कि m की क्या वैल्यू है, c की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि लेट्स से मैंने बोला कि m को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद एरिया ऑफ द हाउस, उसके बाद m2 होता, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते विद समथिंग एल्स, लेट्स से नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो हमें पता होता कि कौन सा फीचर कौन से m के साथ, यानी कि कितनी स्लोप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से फीचर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कौन से फीचर को हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये होता है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग इज नॉट अ ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स वाली टर्म कहां से आती है? वो आती है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके वेट्स का आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसका एक फीचर एक न्यूरल नेटवर्क या एक वैल्यू के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स ऐसे बनेंगे कि इसका MC इसकी अलग होगा, इसकी अलग होगी वैल्यू, इसकी अलग होगी, बाद में ये कनेक्ट हो रहे हैं अलग से सबके साथ, बाद में ये फिर अलग से कनेक्ट हो रहे हैं सबके साथ, और उसके बाद आपके पास फाइनल आउटपुट आ रही है। अब इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स बोलेंगे। तो न्यूरल नेटवर्क हमेशा ब्लैक बॉक्स होगा, लेकिन मशीन लर्निंग का जो सिंपल मॉडल है, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमें वेट्स पता है और वो वेट्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहे हैं फीचर्स के साथ, तो वो ब्लैक बॉक्स
आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, आप उसको एक हद तक डिफाइन कर सकते हो। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डीप लर्निंग मॉडल्स यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ब्लैक बॉक्सेस। अब कोई डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने मॉडल वेट्स को सेव करवा दिया है। तो अभी हमने अगर मॉडल वेट्स को सेव कराया है, अभी फीचर्स को भी तो सेव करवाया होगा। कोई मुझे ये समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि फीचर डेवलपमेंट या आप फीचर्स कैसे बनाते हो, व्हाट आर फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल, कुछ भी। ओके, Can चलो you repeat अज्यूम again? कर, हाँ बोलो बोलो। एक बार और बोलो, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, मैं सुना नहीं सर। क्वेश्चन ये है कि फीचर्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल में, ट्रेनिंग के टाइम पे या डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, फीचर मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपमेंट। हाँ, वो जो होता है ना, हम लोग के पास डेटा सेट अगर टेबुलर फॉर्मेट में हो, तो जो कॉलम नेम होता है बहुत सारा, एक्सेप्ट टारगेट वैल्यू, तो वो कॉलम एक एक फीचर होता है। लाइक यही थोड़ा मुझे पता है। या एग्जैक्टली, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन। अभी फीचर क्या होते हैं, जहाँ पे जब मैंने ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करी थी यहाँ पे कि एरिया ले लिया हमने एक उनका हाउस का और फ्लोर ले लिया। अब एरिया एक फीचर है, फ्लोर एक फीचर है, नंबर ऑफ फ्लोर्स एक फीचर है और एरिया एक फीचर है। बट इसमें लेट्स से हमें एज अ ह्यूमन माइंड हमें पता चला कि हम कोई और भी फीचर बना सकते हैं, और उसके अंदर लेट्स से मैंने कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने एक रेक्टेंगल लिया, अब रेक्टेंगल का मैं बोल रहा हूँ कि रेक्टेंगल की कोई भी हम डेफिनेशन देख रहे हैं या कुछ भी रैंडमली, मान लो उसकी हमें लेंथ की हुई है, हमें ब्रेथ दी हुई है। किसी के माइंड में कोई आइडिया आ रहा है कि एक एक्स्ट्रा फीचर हम अपनी तरफ से क्या बना सकते हैं? हाँ, इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे, लाइक। एग्जैक्टली exactly. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरिया का अलग से अपनी तरफ से कॉलम बना लेते हैं कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके पूरे के पूरे डेटाबेस में एरिया का एक अलग कॉलम बना दो, जो कि हमें मशीन लर्निंग मॉडल को और ज्यादा हेल्प करेगा। मे बी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग किसी काम की ना हो मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन अगर हम उसको एरिया दे देंगे तो वो फिर इसको समझ आ जाएगी। तो हमने एक अलग फीचर बनाया, इसको बोलते हैं फीचर डेवलपमेंट। अभी इसी चीज को कि हम कौन से कॉलम को क्या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या उसके अंदर क्या हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि फीचर्स कौन कौन से बनाने हैं, और उन पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के लॉजिक को हम स्टोर करेंगे। इन आर्टिफैक्ट्स, कि हमें ये भी याद रहे कि कल को हमें दोबारा ट्रेन करना है मॉडल को, तो हमें याद रहे कि हमने कौन कौन से फीचर बनाए थे, इसका लॉजिक एक अलग से सेव होगा। उसके बाद हमें पूरा का पूरा लॉजिक जितनी मैंने पाइपलाइन बनाई थी, मॉडल वेट्स हमने सेव करा लिया, फीचर की ट्रांसफॉर्मेशन हमने सेव करा लिया, जो पाइथन का पूरा कोड था, जो पूरे का पूरा लॉजिक था, उसको हमने सेव करवाया। एंड ऑल्सो हमने जो हमारी ट्रेनिंग के टाइम के ऊपर कुछ मैट्रिसेस भी आई होगी, एक्यूरेसी आई होगी, प्रिसीजन आई होगी, और कुछ भी जो मल्टीपल चीजें अपने पास आई होंगी, हमने उसको भी आर्टिफैक्ट के अंदर सेव करवा दिया एक जगह पे, ताकि कल को हम देख पाए कि ये मॉडल की क्या एक्यूरेसी थी, इसको कैसे हमने यूज किया और इसको हमने क्यों डिप्लॉय किया, क्या इसके टर्म से एक मॉडल या पूरे के पूरे लॉजिक को हम कंबाइन कर देंगे इन वन आर्टिफैक्टरी वर्जन, मान लो V1। और एक बार अगर ये हम JFrog के ऊपर या एक बार हम आर्टिफैक्ट बना देते हैं तो ये इम्यूटेबल हो जाता है, इसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा unless आप डिलीट ही कर दो इसको, बट आप इसको चेंज नहीं करोगे। अब इसके बाद हम आते हैं, ओके टिल नाउ किसी को कोई और डाउट हो आर्टिफैक्ट्स अपलोड करने तक? सबसे पहले हमने नोटबुक के अंदर पूरे का पूरा लॉजिक लिखा, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाई,
उसके बाद हमने उसके जितना भी लॉजिक था उसको हमने आर्टिफैक्टरी के अंदर सेव किया, मॉडल वेट्स एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ओके, अभी हमें मॉडल को वर्जन करना है। अब मॉडल को वर्जन करने का क्या मतलब है? लेट्स से मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया और उसको मैंने V1 नाम दे दिया। उसके अंदर मेरे पास, मैंने उसके अंदर क्या किया कि एक पर्टिकुलर डेटा सेट मान लो D1 को के साथ उसको मैंने ट्रेन किया था। अब डेटा सेट D1 के साथ मैंने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया है एंड उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ फीचर्स हैं एंड उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया। नाउ अभी उसको मैं सेव कराऊंगा उस पूरे के पूरे मॉडल को कि एक मॉडल की क्या क्या डेफिनेशंस थी। उसको हम एक नाम देंगे, एक वर्जन देंगे, लेट्स से V1, जो कि हम डिप्लॉय करेंगे इन फ्यूचर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि अब इसका पूरे का पूरा मेटा डेटा होगा कि इसको हमने क्यों डिप्लॉय किया, इसकी क्या परफॉर्मेंस थी पिछले वाले मॉडल के साथ, ये कौन कौन से फीचर्स को एक्सपेक्ट करता है। जस्ट टू बी वेरी क्लियर, एक मॉडल अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फीचर्स के ऊपर ट्रेन हुआ है तो आप उसको दूसरे सेट ऑफ फीचर्स नहीं दे सकते। अगर एक मॉडल मान लो एक्स फीचर्स के साथ ट्रेन हो तो एक्स फीचर के ऊपर ही चलेगा। अब जो अगर आप चेंज करोगे तो वो मॉडल खराब हो जाएगा पूरे का पूरा। तो आपको हमेशा डेफिनेशन में ये लिखना होगा कि कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं, कितनी वैल्यूज आ रही है, कितना स्कीमा है उसका, सारा कुछ, कि उसकी इनपुट फॉर्मेट क्या होगा, आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड उसके ऊपर वो कौन से डेटा पे ट्रेन हुआ था, व्हाट डेटा was trained। अभी हमारे पास एक मॉडल रेडी है, हमें पता है कि वो कौन से डेटा सेट पे ट्रेन हुआ था, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं और उसकी पूरी की पूरी पाइपलाइन बनी हुई है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम उसकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब लेट्स से ऑलरेडी मेरे सर्वर के ऊपर एक मॉडल चल रहा है M1, तो क्या अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे या हमें कुछ और करना चाहिए? क्वेश्चन टू यू गाइस। ऑलरेडी चला है, हमने M2 बना दिया है, हमें बस अभी रिप्लेस करना है, क्या करें आप? ओके, दो ऑप्शंस हैं, डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को रोल आउट करें, या शैडो टेस्टिंग करें कि प्रिडिक्शन M1 ही करता रहेगा, बस M2 हमें साइड साइड में आउटपुट देता रहेगा। आई गेस टेस्टिंग करनी चाहिए कुछ लोगों के ऊपर देखने के लिए। ओके, या आई और आल्सो कोई फील क्या? टेस्टिंग करनी चाहिए पहले तो एक बार, मतलब कि हाँ कुछ लोगों को एग्जैक्टली, मतलब देख, हाँ जी। यस। सो इसमें भी हमारे पास तीन तरह की डिप्लॉयमेंट्स हो सकती हैं। पहली होती है शैडो टेस्टिंग। शैडो टेस्टिंग का क्या मतलब है कि आपको एक M1 मॉडल के ऊपर आपने रिक्वेस्ट मारी किसी यूजर ने, तो उसने कुछ आंसर A1 दे दिया, ठीक है। अभी वो आंसर A1 सही है या गलत है वो तो हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखेगी, पर हमारा M2 के ऊपर भी आप उसको रिक्वेस्ट मारो, सेम रिक्वेस्ट M2 के ऊपर भी भेज दो, अब M2 आंसर 2 रिटर्न करेगा। अब आपको देखना है कि M2 M1 से बेटर कर रहा है या खराब कर रहा है। अगर वो M1 से खराब ही कर रहा है तो फिर तो उसको छोड़ ही दो, फिर तो उस मॉडल नए मॉडल के वर्जन का कोई फायदा नहीं है, उसको सेव करा के रखो आर्टिफैक्टरी में, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उसको डिप्लॉय करने की। बट अगर वो अच्छे से काम कर रहा है लेकिन वो यूजर को रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा, वो सिर्फ अपने पास से रिस्पॉन्स रख रहा है, वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर दे रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर वो देगा, वो टेस्ट होगा, और अगर वो चल रहा है अच्छे से तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे जिसे हम बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। अब ए बी टेस्टिंग किसी को आइडिया हो क्या होता है?
मैंने सुन रखा है लेकिन एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है अभी। मेरे ख्याल से मेरे को क्योंकि इसके बारे में याद नहीं आ रहा है, ये कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब है कि लेट्स से मेरे पास 1000 यूजर्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं 500 यूजर्स को मॉडल 1 सर्व करूंगा और 500 को मैं मॉडल 2 सर्व करूंगा। अभी अगर तो M2 ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा 500 पे, तो हम तो उसको प्रमोट कर देंगे एंड हम उसको ही बेस बना देंगे, यानी कि M2 ही देन 1000 यूजर्स को सर्व करेगा। लेकिन अगर ये M2 M1 से हार गया तो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि सेम रैंडमली हम यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर तो मॉडल खराब ही परफॉर्म करे तो उसको डिप्लॉय करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो बिजनेस के लिए लॉस ही बनाएगा। और उसके बाद इसको हम बोलते हैं फुल रोल आउट। अब कई बार यही सेम फीचर आप लोगों ने कई बार इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि कुछ फीचर्स कुछ लोगों को दिख जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं दिखते। एंड जैसे लेट्स से फ्रेंड्स वाला जो लास्ट टाइम फीचर आया था, फ्रेंड्स ने जो लाइक करी होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी रोल आउट हो गया था, कुछ लोगों को बाद में रोल आउट हुआ था। तो वो क्या होता है, वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि फीचर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर फीचर को रोल आउट करेंगे ताकि एक ही बार में पूरे के पूरे इंस्टाग्राम या कोई भी सर्वर डाउन ना हो जाए। तो सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कि 1000 यूजर्स को हम एक ही बार में डिसअपॉइंट करते हैं, हम पहले 500 के ऊपर टेस्टिंग करेंगे। अगर वो 500 की टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो हम 1000 को देंगे, अगर वो 500 फेल हो रहा है तो हम पुराना मॉडल ही उसके ऊपर रखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, सो टिल नाउ हमारे पास मॉडल आ चुका है एंड हमारा अभी फाइनल टास्क ये है कि उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट कैसे मारेंगे, जो कि होगा डेवऑप्स वाला काम। यानी कि रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, बैच जॉब्स की जाएगी, बैच रिक्वेस्ट होगी, या फिर हम एपीआई बनाएंगे, या हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे, या कोई भी एक वे हो सकता है कि आपने अपना मॉडल प्रोवाइड कैसे करना है हम लोगों को। ये एक हो जाएगा कि आपने अब सर्वर के साथ अपने मॉडल के साथ अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा बन गया प्रॉपर मॉडल इन प्रोडक्शन। अभी ये आपका पूरे का पूरा मशीन लर्निंग मॉडल रेडी हो चुका है अब तक। इसके आगे अभी 2 और स्टेप्स हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, क्योंकि फिर उसके आगे वाले 2 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 10 मिनट में खत्म करेंगे। ओके, चलिए अभी हमारा मॉडल रेडी है, तो नेक्स्ट थिंग ऑब्वियस आएगी, जो कि है मॉनिटरिंग। हमें मॉनिटर करना है मॉडल को कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड वो लेटेंसी कितनी ले रहा है, उसकी एरर क्या है, कितने एरर्स आ रहे हैं, या रिसोर्स कंजप्शन कितनी है। हम मॉडल हेल्थ देख रहे हैं, ये पार्ट है मॉडल हेल्थ का। उसके बाद हम डेटा देख रहे हैं कि डेटा कैसा आ रहा है अपने पास। देन अपना मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, यानी कि प्रिडिक्शन एंड कॉन्फिडेंस कितना है मॉडल का, एंड हमारे बिजनेस के लिए वो यूजफुल है भी नहीं है। लेट्स से हमारा मॉडल 98% एक्यूरेसी दे रहा है, वो किसी काम का नहीं है बिजनेस के लिए, वो ऐसी चीजें प्रिडिक्ट कर रहा है जो हमें चाहिए ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक उसको रखने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो ये हम मॉनिटरिंग करेंगे। अभी अगर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे रिव्यूज मिलेंगे फॉर द मॉडल, जिसको हम बाद में करेंगे फीडबैक ट्रेनिंग। फीडबैक और ट्रेनिंग यानी कि हमें फीडबैक मिला मॉनिटरिंग की वजह से, अब हम उसको रीट्रेन करेंगे विद द न्यू डेटा। अब न्यू डेटा के ऊपर हम ट्रेन कैसे करेंगे? अब इसके भी 2 तरीके हैं। लेट्स से मेरा मॉडल है M1, अभी या तो मैं और डेटा ले आऊं, लेट्स से D2 लेके आया और मैंने उसी के ऊपर उसी मॉडल को दोबारा से D2 के ऊपर भी ट्रेन कर दिया। पहले D1 पे ट्रेन हुआ था, अब वो D2 पे भी ट्रेन हो गया। इसको हम बोलते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ करता है टाइम बेस्ड।
या फिर डेटा वॉल्यूम के ऊपर। लेट्स अज्यूम मेरा एक मॉडल है, अब उसको मैं अपडेट रखना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने आज एक मॉडल बनाया और मैं 2 साल बाद भी उसी के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें उस मॉडल को रिट्रेन करते रहना पड़ेगा विद द न्यू डेटा। तो मान लो मैंने हर 1 हफ्ते बाद एक ऑटोमेशन ट्रिगर लगा दिया कि हर 1 हफ्ते बाद जितना भी न्यू डेटा आएगा ट्रेन कर दो उसके ऊपर, फिर 1 हफ्ते बाद जितना न्यू डेटा आएगा ट्रेन कर दो। या फिर मैंने ऐसा बोला कि जब आपके पास 1000 रो आ गई, यानी कि डेटा वॉल्यूम आपके पास एक पर्टिकुलर हो गई, आप उसको रिट्रेन कर दो। या फिर आपको पता चले कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी गिर गई है, तो आप उसको ट्रेन कर दो, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट डिके। या फिर आपका बिजनेस लॉजिक ही चेंज हो गया कि आपको चाहिए अब कुछ और है, तो आपको मॉडल को रिट्रेन करना पड़ेगा। एंड बेसिकली ये वाली जो ट्रेनिंग होगी ये आपकी सेम फीचर्स के ऊपर होगी। अगर आपको नए फीचर्स के ऊपर ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए बिल्कुल नया मॉडल बनेगा, और ये जो रीट्रेनिंग हो रही है वो सेम डेटा के ऊपर रीट्रेनिंग होगी, और ये हमारी पूरी की पूरी एक लाइफ साइकिल बन जाएगी फॉर दी MLOps प्रोजेक्ट, जो कि ये इसका बेसिक आइडिया होगा। सबसे पहले हमने साइकिल बनाने की कोशिश करी, मॉडल बनाया, उसके बाद मॉडल को चेक किया कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हमने उसको डिप्लॉय किया विद A/B टेस्टिंग एंड मल्टीपल टेस्टिंग्स। उसके बाद हमने उसको मॉनिटर किया कैसा चल रहा है, वो सही चल रहा है, उसका फायदा हो रहा है हमें, नहीं हो रहा बिजनेस को, और अगर उसका फायदा नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस है, तो हम उसको रीट्रेन करेंगे इन अ साइकिल। ये होगा पूरा का पूरा मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का पार्ट। अब ये डेवऑप्स के से डिफरेंट कैसे है, इसके अंदर हम डेटा को भी वर्जन करते हैं, हम मॉडल वेट्स को संभालते हैं, हम सिर्फ लॉजिक को नहीं संभालते, हम बहुत सारे डेटा को संभालते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैंडलिंग द डेटा एंड हैंडलिंग द डेटाबेस। तो वो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। आपको डेटा को संभालना है, आपको अपडेट रहना है, आपको मॉनिटर करना है, अगर चीजें खराब हो रही हैं तो आपको मॉडल को रिट्रेन करना है, डेटा पाइपलाइंस क्रिएट करनी है। ये सब पार्ट होती है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का, जो कि डेवऑप्स से थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। एक्स्ट्रा इसके अंदर फीचर्स हमें चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आप थोड़ा डेटा एंड डेटाबेस के मैनेजमेंट का बता रहे थे, तो उसमें जो डिफरेंस आता है मेन, वो थोड़ा अगर आप इलैबोरेट कर दो। ओके, सो डेटाबेस और डेटा के बीच में डिफरेंस ये है कि जब आप नॉर्मल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो तो उसके अंदर आप डेटाबेस को डिफाइन कर देते हो कि डेटाबेस का क्या स्कीमा होगा एंड ऑल दैट, बट उसके अंदर डेटा है या नहीं है, आपकी डिप्लॉयमेंट के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे वेबसाइट के अंदर आपके डेटाबेस के अंदर कोई डेटा ना हो, खाली पड़ा हो, तो आपकी वेबसाइट पे सारा कुछ खाली शो होता रहेगा, बट वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। आप उसके अंदर थोड़ा कम डेटा डाल दोगे तो कम डेटा शो होगा। लेकिन अगर मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर हमें डेटा तो चाहिए, और उस डेटा का क्या स्ट्रक्चर है, और वो डेटा कहाँ कहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं, वो डेटा की क्वालिटी क्या है। आपके नॉर्मल वेबसाइट के अंदर आपकी डेटा की कोई भी क्वालिटी हो, रैंडम कुछ भी डाला हो आपने टेक्स्ट, वो डिप्लॉय हो जाएगी, एंड कुछ भी खराब लिखा हो तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मॉडल के अंदर आपके डेटा की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड इस पूरी की पूरी पाइपलाइन के अंदर हम डेटा को भी हैंडल कर रहे हैं कि डेटा कितना कहाँ जाएगा, क्या उसके ऊपर ऑपरेशंस लगेंगे, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस लगा रहे हैं, डेटा को ट्रेन कर रहे हैं। इस वजह से इसको हम डिफरेंट बोलेंगे अब विद द डेवऑप्स एंड मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। बेसिकली हम डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं इसके ऊपर, एंड उसको यूज करते हैं। हमारे ऊपर लिए डेटा भी पाइपलाइन का एक पार्ट होगा। डेवऑप्स के अंदर डेटा पाइपलाइन का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ डेटाबेस पाइपलाइन का पार्ट होगा, जो कि स्कीमा होगा उसका, और वो सिर्फ कनेक्टेड होगा उससे। क्या आपको आंसर समझ आया है इस चीज का या नहीं? Yeah, it makes sense. I was just thinking about it, and yeah, मतलब सही है। मशीन लर्निंग में डेटा काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एंड जो स्टैटिक वेबसाइट मतलब जो डिटर्मिनिस्टिक होता है या डेवऑप्स बेस्ड, वहां पर तो डेटाबेस खाली हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। और कोई? ऑल्दो जितना मैंने समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ, अभी डाउट ही है तो जो पूछना चाहे वो पूछ सकते हो कुछ भी। मेरा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक थोड़ा क्वेश्चन है भैया। पूछिए इट्स पूछिए। बिन 1.5 ईयर मैं मशीन लर्निंग और इनमें वर्क कर रहा हूँ। मैंने CNN के भी मॉडल्स बनाए हैं, ऑल्दो मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मिली थी,
बट यूनिवर्सिटी एज आई एम ग्रेड स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी करके मुझे अलाउ नहीं हुआ। सो Okay. प्रोडक्शन लेवल पे बेसिकली काम क्या आता है, क्योंकि आई नो कि है ना एक चीज को सीखना अलग है और इम्प्लीमेंट करके हैविंग एक्सपीरियंस इन दैट चीज वो अलग है। प्रोडक्शन लेवल पे काम क्या आता है, आप किस वे में पूछ रहे हो? बी लाइक हाउ टू गेट बी बेसिक भी कह लो या फिर नॉलेज अबाउट द मेन प्रोडक्शन लेवल, क्योंकि लर्निंग में चीजें अलग होती हैं एंड प्रोडक्शन में अलग होती हैं, राइट? या सो बेसिकली इफ यू वांट कि उसका पाथ क्या होगा, तो आपको आई थिंक नोटबुक से आगे बढ़ना होगा। लेट्स से आपने मॉडल बना लिया, मॉडल चाहे आपका 80% एक्यूरेसी दे रहा है, बट ट्राई टू डिप्लॉय इट, कि उसको आप डिप्लॉय कैसे करोगे। और कल को आपको उसको ट्रेन करना है तो आपको नोटबुक में जाके दोबारा ट्रेन करके उसकी पिकल फाइल को दोबारा अपलोड ना करना पड़े। वो आप पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने की कोशिश करो विद योर लॉजिक। कोई भी अपनी तरफ से लॉजिक बना दो, डजंट मैटर कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। आप अपनी तरफ से ऑटोमेशन लॉजिक बनाओ, गिटहब एक्शंस को यूज करो, एंड वहाँ पे बस एक ट्रिगर की पाइपलाइन बनाओ कि इसको रीट्रेन कर दो, वो रीट्रेन हो जाए। ये अगर करोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट एज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि आपने पूरा फुल फ्लेज मशीन लर्निंग बना रखा हो प्रोडक्शन ग्रेड, बट अगर आपने बना रखा है तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। बट ट्राई के उसको डिप्लॉय कर सको आप। थैंक यू। एनीवन? हाँ, कहाँ डिप्लॉय करना है, ये मेरा उसका एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। ओके, डिप्लॉय आपको सर्वर पे ही करना पड़ेगा। आप लोकली भी कर सकते हो उसको डिप्लॉय। लेट्स से आपने लोकल ही एक पाइपलाइन बना दी कि एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर आपने लोकल होस्ट के ऊपर डिप्लॉय करने की कोशिश की है। अभी उसी के अंदर ही आपने ट्रेनिंग की पूरी पाइपलाइन बना दी कि दूसरे फोल्डर से डेटा उठाओ और इसको पूरे का पूरा ट्रेन करके वहां पे दोबारा से डिप्लॉय कर दो या एपी टेस्टिंग परफॉर्म करो। ये सब आपको लोकली भी आप कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्पस। इसके लिए सर्वर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा ही इसमें एडवांस जाना हो तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप डॉकर इंस्टॉल करो और डॉकर के अंदर ही आप उबंटू की इमेजेस इंस्टॉल करके उसको एज अ सर्वर यूज करो, एंड उसके बाद उसके अंदर ट्रेनिंग पाइपलाइंस बनाओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कोई फ्री सर्वर लाइक नहीं है क्या ऐसा कुछ? हाँ, लोकली तो इज गुड फॉर लर्निंग। अगर उसको हाँ, लाइक डिप्लॉय करना है तब लोकल तो वी कांट शेयर। तो उनके लिए कोई फ्री सर्वर ऐसा कुछ है या नहीं है? कंप्लीटली लाइक उनके लिए पेड सर्वर है? यार फ्री सर्वर्स एक्चुअली होते हैं, बट मशीन लर्निंग मॉडल्स को ना हैवी कंप्यूटेशन चाहिए होती है। तो आइडियली मेरे ख्याल से इतना फ्री नहीं होता है कोई भी रिसोर्स हमारे पास। बट अगर आपको किसी को एट द टाइम डिप्लॉय रन करके दिखाना है तो कोशिश कर सकते हो आप विद गूगल कोलैब और समथिंग। उनकी नोटबुक्स के ऊपर आप एक सर्वर क्रिएट करने की कोशिश कर लो। ऑल्दो वो जुगाड़ होगा पूरे का पूरा, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। बट अगर किसी और के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि आप फ्री में सर्वर्स ले पाओ तो प्लीज शेयर कर दो। कोई Okay, आइडिया किसी thank के पास? लाइक मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट ओरेकल का क्लाउड फ्री में मिल जाता, तो वहां पर अगर आप सेटअप कर पाओ सारा एंड वहां पर लोकली डिप्लॉय करके एपीआई वगैरह लगा लो तो फिर आई गेस हो सकता है। आई थिंक ये सही आइडिया है। सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स ना कुछ टाइम का फ्री आपको टायर देते हैं। AWS भी देता है, एज़्योर भी देता है 30 दिन का, ओरेकल भी देता है, सभी देते हैं। तो आप अगर वहां पे डिप्लॉय कर लो 30 दिन के अंदर तो आप अच्छे से कर पाओगे। यस युवराज। जो सर्वर्स की बात चल रही है, शुड दे बी विद जीपीयूज? नहीं, नॉर्मल सीपीयूज पे भी चल जाएंगे। जीपीयू से बस हम उसको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट सीपीयू पे भी चल जाएंगे। अनटिल आपका मॉडल बहुत ही बड़ा है तो छोटा होगा तो चल जाएगा सीपीयू। टेस्टिंग के लिए तो सही है। लक्ष्य ने चैट पे भेजा है फ्री सर्वर्स टू होस्ट, यू कैन एक्सप्लोर दैट। ओके, तो आप चैट चेक कर सकते हो, यहाँ से सेव कर लो लिंक, नहीं तो मैं इसको डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर ही। ओके, मैंने ग्रुप में ही डाल दिया है इसको। यस, और कुछ? तो मेरा थोड़ा इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है कि लाइक एक फ्रेशर बंदा जिसने एमएल ओप्स अभी भी सीखा है, उसका मार्केट में इनिशियली कितना लग जाता है?
अगर आपको पता हो इस बारे में। Because यार मैंने एज सुना सच था कि हायरिंग के हाँ बोलो मैंने बोलो सुना था कि ML ops की आजकल डिमांड ज़्यादा है, बिकॉज लोगों को इतना आता नहीं, एंड मशीन लर्निंग आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ रही है आजकल। हाँ ये तो है कि MLOps की डिमांड तो ज़्यादा है बट मोस्टली फ्रेशर्स डायरेक्टली MLOps के लिए हायर नहीं होते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर। उसका रीज़न ये है कि ये लाइक इंडस्ट्री काफ़ी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मांगते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने ज्वाइन की कंपनी उन्होंने बाद में आपको MLOps के काम दे दिया बट डायरेक्टली आप MLOps इंजीनियर काफ़ी कम ही हायर होते हैं रेयरली अनटिल अनलेस आप स्टार्टअप्स में जा रहे हो। यहाँ आपने लिंक्डइन पे इतना अच्छा काम डाला कि उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया बट आई डोंट थिंक कि MLOps के लिए डायरेक्टली फ्रेशर हायर होंगे बट अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो हो जाना चाहिए अगर आपने शो किया हुआ है काम अपना। बेस्ट वे वही है कि आप लिंक्डइन पे डाल दो उस चीज़ को या उसके बाद कोई भी कंटेंट क्रिएट करो ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपको कितना आता है बट एज सच डायरेक्टली मेरे पास कोई नंबर्स नहीं है कि उसकी कितनी डिमांड है। वेल ओके या और कुछ नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू अमन। बहुत सारा लाइक बहुत कुछ यू एक्सप्लेन सो वेल एंड आई आल्सो understood everything. So thank you so much, Aman. थैंक यू सो मच अनुपमा। Great session. ओके थैंक यू चलिए खत्म करें पूरा 1 घंटा 3 मिनट लग चुके हैं हमारे। Sure. Thank you.